पाक ने ट्रंप को क्रिप्टो का सपना दिखाया। अब 14,000 करोड़ पर संकट आया। मौलानाओं ने निवेश का पैसा अटकाया। आखिर पाक ने ट्रंप को कैसे फंसाया? पाक का ट्रंप को 14,000 करोड़ का चूना। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मार्च 2025 में पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई। मकसद साफ था कि पाकिस्तान को क्रिप्टो कारोबार का बड़ा केंद्र बनाना और विदेशी निवेश लाना। इसके लिए ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को महान बता दिया, शहबाज शरीफ को भी महान बता दिया। इन महानुभावों की सरपरिस्थिति में 14,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के क्रिप्टो में लगा दिए और इस धंधे का जिम्मा ट्रंप ने अपने दामाद जैरेद कुशनर को सौंप दिया। लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान कब किसके साथ खेल कर दे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा खेला कर दिया। ट्रंप के 14,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कारोबार पर पाकिस्तान के बड़े इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी समेत कई विद्वानों ने फतवा जारी कर दिया। अब पाकिस्तान के सामने अजीब स्थिति है कि एक तरफ सरकार कह रही है क्रिप्टो से कारोबार बढ़ाओ, तो दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं क्रिप्टो से दूर हो जाओ। सवाल है पाकिस्तान किसकी सुनेगा, सरकार की या फिर फतवे की? क्या विदेशी निवेशक पीछे हटेंगे? क्या पाकिस्तान का क्रिप्टो हब बनने का सपना टूटेगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम अब खत्म हो जाएगा? तमाम बातों के बीच बहुत सारे संकेत हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रंप के 14,000 करोड़ रुपए हैं वो क्यों फंस गए हैं। पाकिस्तान ने मार्च 2025 में क्रिप्टो परिषद बनाई। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ट्रंप को भरोसा दिया तो क्रिप्टो निवेश का न्योता दिया, जिसके बाद ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर का नाम भी जुड़ा। जैरेड ने पाकिस्तान को क्रिप्टो में तीसरे नंबर का देश भी बना दिया। पाकिस्तान ने खुद को क्रिप्टो के बड़े बाजार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने धर्म का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, धर्म संकट हो गया है। कराची के जामिया दारुल उलाम ने क्रिप्टो पर फतवा जारी किया है। इस फतवे में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी भी शामिल हैं। अब ट्रंप के क्रिप्टो में लगाए गए 14,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। मुनीर सऊदी स्कॉलर से मौलानाओं पर फतवा वापसी का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मौलाना मानने को तैयार नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फतवा जारी हुआ है उस फतवे में क्या कहा गया है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस फतवे ने ट्रंप की भी मुसीबत बढ़ा दी है और मुनीर के साथ साथ शहबाज की भी मुसीबत बढ़ा दी। असल में पाकिस्तान के मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो पर फतवा जारी है। बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीटी को हराम बताया है। मौजूदा क्रिप्टो को शरिया के मुताबिक सही नहीं माना गया है। फतवे में 5 अन्य वरिष्ठ मौलानाओं ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्रिप्टो में धोखाधड़ी और सट्टेबाजी का खतरा है। फतवा ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान क्रिप्टो कारोबार को लगातार बढ़ावा देना चाहता है।
पाकिस्तान खुद को क्रिप्टो का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में फतवे से सरकार की क्रिप्टो नीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं ने कहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो नहीं चलेगा। अब मुल्ला मुनीर और शहबाज फंस गए हैं। आपको यह भी समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, पाकिस्तान के मुल्लाओं ने यह क्यों किया है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसे नोट या सिक्कों की तरह हाथ में आप नहीं रख सकते। इससे डॉलर या रुपए की तरह ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। क्रिप्टो का नेटवर्क किसी एक सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं होता है। इसे सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सकता है। दुनिया में हजारों तरह की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय है और क्रिप्टो करेंसी है। इससे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। ब्लॉकचेन को एक तरह की डिजिटल सार्वजनिक हिस्ट्री समझ सकते हैं और यही कारण है कि क्रिप्टो को डिजिटल और विकेंद्रीकृत करेंसी भी कहा जाता है, जो कि कई देशों में चल रही है। बहुत सारे लोग इसे गलत भी मानते हैं या कहें कि ब्लैक मनी का बड़ा ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होता है। अब इस्लाम में क्रिप्टो को हराम क्यों कहा गया है, यह जानना भी जरूरी है। बहुत सारे कारण मैं आपको बता देता हूं। इसलिए हराम कहा जा रहा है, शरिया में इसलिए हराम कहा जा रहा है, इस्लाम में इसलिए हराम कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें होते हैं। क्रिप्टो की कीमत कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी अचानक गिर जाती है। सट्टे जैसा कारोबार है ये। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो में पैसा लगा देते हैं, जिससे ये सट्टे जैसा कारोबार यानी कि जुआ जैसा हो जाता है। ठोस आधार की कमी होती है। कई क्रिप्टो के पीछे कोई असली सामान या फिर संपत्ति नहीं होती है। धोखाधड़ी का बड़ा खतरा होता है। क्रिप्टो के नाम पर फर्जी योजनाएं और ठगी का खतरा भी हमेशा बना रहता है। सट्टे और जुए जैसा इसे माना जाता है। जुए जैसा, आप जब जुआ खेलते हैं तो जुए जैसा जोखिम भी इसमें होता है और कुछ लोग बिना समझे सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद से इसमें पैसा लगाते जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो लुट गए, बर्बाद हो गए, जैसे आप जुए में पैसा हारते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप परिवार का इस क्रिप्टो डील में क्या संबंध है। ट्रंप के पैसे फंसे हैं, लेकिन ट्रंप परिवार का क्रिप्टो कनेक्शन क्या है वो भी आप जान लीजिए, उसे भी आप समझ लीजिए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में क्रिप्टो डील हुई। डील वाली जो कंपनी है WLF में डोनाल्ड ट्रंप कुनबे की 60% की हिस्सेदारी है। WLF को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले लॉन्च किया गया था। WLF ने USD1 नाम का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। USD1 का मार्केट कैप करीब 18,000 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WLF के प्रमुख क्रिप्टो समर्थक हैं। बेटा एरिक ट्रंप भी कंपनी के शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। जेरेड कुशनर का नाम भी ट्रंप के क्रिप्टो के निवेश के तौर पर हैं, जो कि ट्रंप परिवार के दामाद हैं। इसके साथ साथ पूरा ट्रंप परिवार क्रिप्टो के धंधे से जुड़ा हुआ है। ट्रंप परिवार की कंपनियों के पास इसकी 80% की हिस्सेदारी है। ट्रंप मीम कॉइन की कीमत एक समय में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। मेलानिया ट्रंप के भी अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, यानी कि ट्रंप परिवार का क्रिप्टो कारोबार अब बड़ा हो चुका है और उनका पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार अब जोखिम में है। ट्रंप का परिवार अभी पाकिस्तान, अमेरिका, UAE, अर्जेंटीना में क्रिप्टो बिजनेस कर रहा है और वहां पर तमाम सारी संभावना देख रहा है। इसी संभावना के मद्देनजर वो पहुंच गया था पाकिस्तान, जहां पर जाकर फंस गया है। अब पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस कितना है और ट्रंप का बिजनेस कौन चला रहा है, यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो का धंधा करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए का है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसे आप कैसे समझेंगे, क्योंकि जो क्रिप्टो में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एक्टिव यूजर्स हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान में क्रिप्टो का बिजनेस संभालते हैं। वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल के लाहौर और कराची के में दुनिया भर के दफ्तर चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे की भी इसमें हिस्सेदारी है। ट्रंप के करीबी स्टीव बिटकॉफ भी बिजनेस में पार्टनर हैं
और पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 पास किया है। पाक क्रिप्टो काउंसिल में अमेरिका, यूएई और सिंगापुर में रजिस्टर्ड फर्म क्रिप्टो बिजनेस कर सकती हैं, ये उन्होंने पास किया। और यही कारण है कि तमाम सारी परिस्थितियों के चलते अब जो 14,000 करोड़ रुपए है पाकिस्तान का, वो फंस गया। इसी के मद्देनजर हमने एक सर्वे किया, कुछ सवाल तैयार किए, उन सवालों को लेकर हम लोगों के पास पहुंचे। जो जवाब हैं वो आपके सामने। पहला सवाल हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान के क्रिप्टो फतवे से ट्रंप के 14,000 करोड़ रुपए डूब जाएंगे? 60%, यानी कि 60% लोगों ने कहा हां पैसे डूब जाएंगे। 10% लोगों ने कहा कुछ रकम फंस सकती है। और इसके साथ साथ 27% लोग कह रहे थे नहीं, पैसा सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मुनीर और शहबाज, ये दूसरा सवाल था जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मुनीर और शहबाज पर ट्रंप को भरोसा करना भारी पड़ा है? आपकी राय हमने लोगों से पूछा। लोगों की राय क्या निकल कर आई? लोगों की राय निकल कर आई 68% लोगों ने कहा भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं करना चाहिए। 12% लोगों ने कहा कुछ हद तक नुकसान हुआ है। 18% लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ कारोबारी जोखिम है। और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो को बढ़ावा देना डोनाल्ड ट्रंप परिवार के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है? 59% लोगों ने कहा हाँ ये घाटे का सौदा है। 14% लोगों ने कहा काफ़ी नुकसान हुआ है। 25% लोगों ने कहा पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या 14,000 करोड़ रुपए फंसने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठना जायज़ है? 18% लोगों ने कहा हाँ गंभीर सवाल उठते हैं। 53% लोगों ने 53% लोगों ने कहा पाकिस्तान ने धोखा दिया है। 26% लोगों ने कहा कारोबार में जोखिम होता है। और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा और अंतिम सवाल हमने सर्वे में पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो पर फतवे के बाद पाकिस्तान को लेकर अपनी सोच बदल देंगे? 48% लोगों ने कहा हां रिश्तों पर असर जरूर पड़ेगा। 28% लोगों ने कहा कुछ दूरी बढ़ सकती है। 18% लोग कह रहे थे नहीं रिश्तों पर असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होगा। मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, M.K. अग्रवाल जो कि अर्थशास्त्री हैं, दिगंबर इस्लामपुरे न्यूयॉर्क से मेरे साथ जुड़ेंगे, और अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार, उनके पास में चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। किरोड़ी जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये जो 14,000 करोड़ रुपए हैं थोड़ा उलझ गए हैं। या तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को समझ नहीं पाए थे या तो वहां की स्थिति को जान नहीं पाए थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा ये बिजनेस शुरू करने के पहले जो मुनीर हैं उनको महान बता दिया था, शहबाज को महान बता दिया था। लेकिन अगर पैसे नहीं निकले तो वो उन्हें क्या बताएंगे ये आप भी जानते हैं। देखिए मनोज, आपने अपनी रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति बताई क्या है जी, और दूसरा पार्ट था अपनी रिपोर्ट का पॉपुलर परसेप्शन क्या है। वो परसेप्शन मेरे ख्याल से आपने जो इंडियन व्यूअर्स हैं उनका परसेप्शन है, तो इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, वहां की सियासत पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पूरे इश्यू को हम समझें तो इसमें दो चीजें हैं। ये क्या क्रिप्टो डिप्लोमेसी थी पाकिस्तान और अमेरिका की, या क्रिप्टो गैम्बल था? तो मुझे लगता है कि ट्रंप अपनी जिस तरह की कूटनीति कंडक्ट कर रहे हैं वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखते हैं और पर्सनलाइज्ड तरीके से अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट करते हैं। और उसमें देखिए पाकिस्तान अच्छी तरह से फिट बैठता है उनके, क्योंकि जब आप पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी कंडक्ट करोगे तो सबसे बड़ा है कि जहां मैच्योर
डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जहां स्ट्रोंग है, वहां इस तरह की डिप्लोमेसी कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान में उन्होंने मिलिट्री कमांडर को, मुनीर को ज्यादा बढ़ावा दिया और ये प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ वो अपने ट्रांजैक्शनल रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं। और जब उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की तो दो सवाल हमारे सामने आए जी। कि क्या पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है अमेरिका के लिए भारत की तुलना में, तुलनात्मक दृष्टि से देखा। और दूसरा हमने ये देखा कि चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ किस रूप में डील कर रहे हैं। ये दो सवाल हम सामान्यतः मीडिया में डिस्कस करते रहे हैं। तो देखिए, जो पाकिस्तान की स्थिति है उसमें तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो प्राइमरीली बलूचिस्तान एरिया में हैं। उस पे अमेरिका को कंट्रोल भी चाहिए था और पाकिस्तान भी उन पे कंट्रोल देना चाहता था। दूसरा है ट्रेड का मामला है, टैरिफ को लेके था। और तीसरा था ये क्रिप्टो का मामला। तो क्रिप्टो के मामले में ट्रंप की फैमिली और उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। वैसे शहबाज शरीफ के जो शहजादे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। किस रूप में डायरेक्ट नहीं है, इसके लिए जब जनवरी में एग्रीमेंट या एमओयू साइन हुआ, उसमें पाकिस्तान के वित्त मंत्री और दूसरी तरफ विटकोफ जूनियर, विटकोफ के बेटे ने साइन किए। शहबाज के बेटे या ट्रंप के बेटे दोनों नहीं थे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वो शहबाज साहब के बेटे और ट्रंप के बेटे कर रहे हैं। तो डायरेक्टली उनका कनेक्शन है। और इसको लेके पाकिस्तान के मीडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में एक सवाल उठा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, ये एक अलग बात है। क्या पाकिस्तान को फायदा होगा, क्या अमेरिका को फायदा होगा? मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा फायदा एक देश के रूप में नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान की सरकार में जो प्रभावशाली हैं, उनको कुछ व्यक्तिगत फायदा हो सकता है। पाकिस्तान को, आवाम को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें जिस तरह की ये मैकेनिज्म इवॉल्व की है, इसमें सेंट्रल बैंक से इसको बाइफरकेट कर दिया है। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है तो उसको फिर कंडक्ट करने में बहुत से संदेह होते हैं, बहुत से डाउट आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पर्सनल रिलेशन हो ट्रंप साहब का और शहबाज शरीफ का, और उसके बेसिस पे आप क्रिप्टो बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसमें कूटनीति कम है। मुझे लगता है गेम्बल ज्यादा है। कूटनीति ये हो सकती है कि इसके थ्रू पाकिस्तान व्हाइट हाउस में अपनी एक्सेस बनाना चाहते थे, और इसके लिए कुछ चैनल्स कहते हैं पे टू फॉर एक्सेस। तो पाकिस्तान ने एक्सेस तो बनाई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान का अमेरिका का कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस तरीके से हो गया है। ये पर्सनल रिलेशन है। दूसरी तरफ भारत है, यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान की तुलना में एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। तो भारत इस तरह की पर्सनलाइज रिलेशन की रिस्क नहीं ले सकता। अगर इस तरह का कोई भारत डिप्लोमेसी कंडक्ट करता है अमेरिका के साथ, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिप्लोमेसी होती है, पाकिस्तान उससे हट गया है, और हटने की वजह से ट्रंप साहब का जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो सफल हो रहा है। और इसीलिए ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को ईरान के मामले में भी मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ाया। और ये एक सवाल और आता है कि अगर ऐसा रिलेशन पाकिस्तान का अमेरिका से बन रहे हैं, तो पाकिस्तान चीन के साथ कैसे डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है? मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो चीन का जो दिया हुआ है, लोन दिया हुआ, उसका रिपेमेंट पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। अभी भी पाकिस्तान का 80% डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है वो चाइना से है, अमेरिका से नहीं है। लेकिन इसके साथ आतंकवाद को लेके भी अमेरिका अगेंस्ट में क्यों नहीं है? एक सवाल ये भी आता है। उस सवाल में देखिए, पिछली साल के शुरू में ही जो जफरुल्लाह हैं, जो ISI के चीफ थे,
और उन्होंने अमेरिकन को 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे 13 अमेरिकन का असेसिनेशन हुआ था, उसको उन्होंने एक्स्ट्राडिट किया है। तो अमेरिका ये भी मानता है कि हमारा पर्सनल रिलेशन सर्व हो रहा है। जिनको अमेरिकन ने मारा, जो अल-कायदा से एसोसिएटेड थे, ISI के वाले, उनको भी एक्स्ट्राडिट कर रहा है। तो पाकिस्तान इस तरह से पर्सनलाइज डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से एक गेम्बल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान पर्सनलाइज डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अली अशरफ रत्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। अली साहब, वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026 कुछ समय पहले पास हो जाना, 1,90,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो कि पाकिस्तान में दिख रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का जुड़ना, उनके परिवार के साथ साथ जब ये वर्चुअल एक्ट पास हुआ तो पाकिस्तान की ही सियासत में बैठे लोगों के परिवार का भी इसमें शामिल हो जाना, पार्टनर बन जाना, और अब मौलानाओं का फतवा जारी कर देना, क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है? इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके जो 2-3 चीज़ें आपने अपने इंट्रो में बताई पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम के साथ आपने जोड़ा कि ये इस तरह से उन्होंने, और करोड़ी साहब ने कहा कि ये पर्सनलाइज डिप्लोमेसी है। तो मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी में पर्सनल कुछ नहीं होता है, और मुल्कों के मफादात जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कोई भी हो, चाहे US है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी है। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे क्या अट्रैक्शन क्या है, और जो नंबर आप बता रहे हैं ये भी अज्यूम्ड नंबर है, और इसके अंदर कोई इसकी सदाकत नहीं है कि ये कोई फंस गए हैं पैसे, या ये पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए थे, कोई ये सिर्फ जो है एक कहानी के तौर पे एक अच्छा नंबर है, और सुनने वालों के लिए भी एक अट्रैक्शन है, मगर मेरा नहीं ख्याल नहीं, ये कहानी नहीं है अली अशरफ रत्ता साहब, ये कहानी नहीं है, ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के जरिए मैं ये चीजों को सामने लेकर आया हूं। उसी की रियलिटी को मैं बताने लगा हूं कि वो आंकड़े हैं क्या, और वो एक्चुअल में एक MOU साइन हुआ था पाकिस्तान और एक अमेरिकन कंपनी के बीच में, और वो MOU जो था वो बेसिकली क्या था कि जो अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं वो थ्रू डिजिटल करेंसी होंगी। तो इस तरह का एक MOU जरूर साइन हुआ था, मगर उसको अब कोई और रंग देना और उसको एसोसिएट करना किसी ऑफिशियल के साथ, वो चाहे ट्रंप फैमिली हो या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हो, तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। वो एक एग्रीमेंट, वो एक MOU जो है, और MOU जो है वो भी कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। MOU करोड़ी साहब आपको बेहतर बता सकते हैं, ही इज अ डिप्लोमेट, और वो आपको बता सकते हैं कि MOU जो है वो सिर्फ एक याददाश्त होती है जिसमें हम प्रैक्टिकली जो है आगे जाके किसी एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच सकते हैं। और बाकी जो बात है कि पाकिस्तान, उसमें जो अट्रैक्शन जो मैंने बात बताई कि इसमें जो बड़ी अट्रैक्शन है वो क्या है, वो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ये क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। आप इंडिया नंबर 1 पे है अगर मेरे ख्याल में, जो मेरे पास नंबर्स हैं, और उसके बाद US है, और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान है। $250 बिलियन की जो है यहाँ पे हर साल जो है वो ट्रेडिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन है, एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए हर मुल्क की, हर कंपनी की कोशिश होगी कि वो उस मुल्क के साथ जो है अपने मफादात को जोड़े। तो ये एक फ्यूचर जो है, एक समझ लीजिए कि एक MOU था फ्यूचर के लिए, और जिसको हम आज जो है डिस्कस कर रहे हैं। यस आई नो कि इंटरनेशनली जो है नहीं, तो अगर ऐसा है तो फिर मौलानाओं को क्या आपत्ति हो गई, मौलाना इसमें क्यों कूद गए? देखें, ये भी हिस्टोरिकली जो है ये थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो मौलाना होते हैं ये हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज आती है उसके अगेंस्ट में वो अपनी इंपॉर्टेंस के लिए जो है इस तरह की चीजें जरूर करते हैं, मगर विद द टाइम बीइंग वो फिर उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जब उनको उस चीज की समझ आती है तो वो, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे मौलाना जो है वो इसी साइड पे हैं। यस, एक धड़ा जो है पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही है कि एक धड़ा जो है वो इसकी फेवर में है और दूसरा जो धड़ा है वो इसके अगेंस्ट में है। तो ये मेरा ख्याल में एक जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं पे किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी बहुत जल्द, और ये एक बड़ी मार्केट है मेरा ख्याल में, और आने वाले दौर के अंदर जो है शायद पेपर करेंसी की वो इम्पोर्टेंस। चलिए, MK अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो इसी तरफ ही जाना है। इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री MK अग्रवाल साहब, बता दीजिएगा कि क्रिप्टो क्या है और WL क्या है, वाकई डोनाल्ड ट्रंप परिवार ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया? जी
देखिए मनोज जी, अभी रत्ता साहब बता रहे थे कि हम पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्रिप्टो में लेन देन होगा और भारत में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अमेरिका और पाकिस्तान के इस आपसी तालमेल में भारत को न जोड़े। भारत में क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं है। यदि कोई करता है इंडिविजुअल लेवल पर, उसको कोई गेन भी होता है तो दे आर लायबल टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा, क्रिप्टो की जहां तक बात आती है, क्रिप्टो कोई ऑफिशियल वो नहीं है, करेंसी नहीं हो सकती है और ये किसी भी सिस्टम के मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये कब कितना बढ़ जाए, कब कितना घट जाए, कौन आ जाए, क्या टेररिस्ट इसको ले गया कि इलीगल इसमें लेन देन में हो गया, हु नोज इट। तो पाकिस्तान और अमेरिका, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो वहाँ की एथिक्स कमेटी है यूएस ऑफिस की, वहाँ की एथिक्स कमेटी है, उसने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। तब ये मामला आगे बढ़ा है कि क्रिप्टो करेंसी पर क्यों जो है ट्रम्प साहब ले रहे। अच्छा, ट्रम्प साहब बीइंग द प्रेसिडेंट वो खुद ही डिनाई कर देते, इसमें एथिकल वायलेशन कुछ भी नहीं है। यानी कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, दो नॉन एथिकल एंटिटीज आपस में क्रिप्टो को लेकर के तालमेल करते हैं और ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पर एक थ्रेट के रूप में भी देखना चाहिए, खास तौर पर तब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में इसको पूरी तरह से खारिज कर चुके थे। जब दूसरे कार्यकाल में आते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं, क्रिप्टो को प्रमोट करना चाहिए। यही नहीं, वो अपना क्रिप्टो एक लॉन्च करते हैं, USD1 के नाम से लॉन्च करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट कह लीजिए या पार्टनरशिप कह लीजिए, क्योंकि इधर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका नहीं कहूंगा मैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में कुछ ज्यादा बेतुकी टाइप की गलबैयां हो रही हैं। हमने ये चीज देखा और वहां पर हर कोई भी जो गलत डील होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी रिश्तेदार उसमें शामिल पाए जाते हैं जो पाकिस्तान में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो ये एक चीज साबित करती है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और जिस प्रकार की चीजें हैं उसका जो है बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन वहां की लीडरशिप और वहां की आर्मी लीडरशिप दोनों कर रहे हैं, पाकिस्तान को इनस्टेबल कर रहे हैं और एज ए रिजल्ट जो रीजनल सिचुएशन बनती है वो डिस्टर्ब होती है। खाली यहीं तक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इतने जो है $1 बिलियन का फायदा हुआ। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी स्मार्ट पर्सन इन मिंटिंग मनी और खास तौर पर बात यह है कि उनके यहाँ एथिकल जो भी है क्या है भगवान जाने, क्योंकि पाकिस्तान में एथिकल क्या है वो भी किसी को नहीं पता, अमेरिका में एथिकल क्या है वो भी किसी को नहीं पता। इसीलिए दोनों बड़े नेचुरल पार्टनर कभी कभी गलत कामों में बन जाते हैं और क्रिप्टो एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करने में ये बड़ी भूमिका भी जल्दी बिल्कुल, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो पर्सनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, वो पर्सनल डिप्लोमेसी दिखाई दी है, वो दिखाई भी दी है, वो पर्सनल डिप्लोमेसी दिखाई दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को महान बता दिया था, शहबाज शरीफ से कहा था कि आपके पास एक महान सेना अध्यक्ष है और आप भी महान हैं, इस बात का जिक्र कर दिया था। इसके साथ साथ के पीछे कारण क्या था भाई, अमेरिका को अगर आप न्योता दे रहे हो क्रिप्टो कारोबार के लिए तो पाक टैरिफ में एक तो राहत पाने वाली बात थी, बलूच विद्रोही संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात थी BLA पर, जो कि हो भी गया। अमेरिका ने कहा भी कि उसको आतंकवादियों की लिस्ट में भी डाल दिया था। और इसके साथ साथ ईरान युद्ध में जो चल रहा था वो खुद को एक बिचौलिए की तरह एक बीच का व्यक्ति के तौर पर दिखाई दिया और तीनों चीजें हमने देखी, वो तमाम सारी चीजों को देखा। दिगंबर इस्लामपुरे न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं दिगंबर? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। नमस्ते मनोज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए, मैंने सबके सुना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे जो अपने गेस्ट कह रहे हैं कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहली बात,
जो डिप्लोमेसी हो रही है वो कंट्रीज के बीच में नहीं हो रही है, वो पर्सनल के बीच में हो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, और यहाँ पे जहां तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ इतना लेना देना है, जब हम यहाँ से प्रेसिडेंट फोन करे हमको ये काम करना, ईरान में हमको सपोर्ट चाहिए तो उनको सपोर्ट देना चाहिए, हमको इस चीज में अफगानिस्तान में मॉनिटर करना है तो उनको पूरा एक्सेस, एयरबेस एक्सेस देना है तो एक्सेस देना है। जिस तरीके के काम जब तक करेंगे आप यूटिलिटी बना के रखेंगे। और यहाँ पे जहां तक ये क्रिप्टो का मामला है और प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सनली इन्वॉल्व होने के, पर्सनल फैमिली इन्वॉल्व होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं उनको एक्सेस मिली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लॉन्ग बाय एंड लार्ज एथिकल रीजंस पे यहाँ पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन इसका असर मुझे नहीं लगता ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि सिचुएशन ए पर्सनल, ट्रम्प साहब की लास्ट टर्म है और इसके बाद उनकी इतनी ज्यादा कुछ इलेक्शन में खड़े रहने की या इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इन रिटर्न पाकिस्तान को एक्सेस तो मिल गया डोनाल्ड ट्रम्प साहब का और इसके साथ, लेकिन क्या फायदा हो सकता है दोनों को, ये डिबेटेबल है। क्योंकि अभी तक जो WF की जो अपने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जो USD1 है उसका एक्सेस नहीं है, उसका POC नहीं लॉन्च किया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लाइसेंस नहीं बेचे और पाकिस्तान में कुछ ट्रांसैक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यहाँ पे आप अगर एक चीज अजीब सी बन रही है, ये फॉर्मल इकोनॉमी को बाईपास कर रही है। ये चीज बहुत बड़ी है, अगर आपके इकोनॉमिक्स प्रोफेसर भी वो भी बताएंगे, ये फॉर्मल इकोनॉमी जो होते हैं उसको बाईपास कर रही है। और पाकिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी फेलिंग हो रही है, उनकी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है जो मिलिट्री चलाती है, उसमें कोई कम नहीं है क्योंकि उसका अकाउंट कोई पूछता नहीं है, वो अकाउंटेबल किसी को है ही नहीं है। सीधी बात है। ये बड़ा संकेत है। अशरफ, बिल्कुल ठीक है आपने। अशरफ मेरे साथ मौजूद है। अशरफ, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगा, एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि दो देशों के लोगों ने एक MOU साइन कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उसके आधार पर बिजनेस डील भी हो गई है और उसमें है कौन? एक डोनाल्ड ट्रंप के दामाद साहब हैं और दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके भतीजे हैं। आपको नहीं लगता ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ मामला है? देखें, कहीं ना कहीं पे देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नजर आता है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक ये चीज मटेरियलाइज नहीं होगी उस वक्त तक जो है हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं इसके अंदर। अभी जो बात आप जो आपके पैनलिस्ट कर रहे थे, देखिए जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, जब तक ये जो पैसों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेन देन स्टार्ट नहीं होता है, उस वक्त तक इसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता। हाँ, बादियों नजर में अगर देखते हैं, ओवरऑल बिगर पिक्चर में देखते हैं, तो आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर एक साइड पे एक हुक्मरान के रिश्तेदार हैं और दूसरी साइड पे हुक्मरान के रिश्तेदार हैं और वो दोनों आपस में कोई कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो हाँ, अगर उसका पाकिस्तान के जो ऑफिशियल स्टेटस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो वो गलत चीज़ है। अगर वो पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं तो उसमें कोई किसी को भी कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ का इख्तलाफ मुझे है वो करोड़ी साहब से और आपके दूसरे पैनलिस्ट से, कि वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल जो है डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी होती नहीं है पर्सनल। हाँ, डिप्लोमेसी के लिए पर्सनल नॉर्म्स को यूज जरूर किया जाता है। वो बहुत सारे मुल्क हैं वो US के अंदर जो है वो कंपनीज को हायर करते हैं अपने पर्सनल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद जो है वो डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे वो वाला एक चैनल तो जरूर हो सकता है, मगर डिप्लोमेसी का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। जहां तक आपने बात कही कि उसने कह दिया था कि मुनीर साहब जो हैं वो एक महान है, तो वो उसने इस सिनेरियो में नहीं बताया था, वो उसके दूसरे सिनेरियोज थे, उसमें रीजनली जो पाकिस्तान ने अमेरिका को हेल्प किया, पटाने की कोशिश कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप पटाने की कोशिश कर रहे थे। वो डील तो पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद ही फिर उन्होंने न्योता दिया और न्योता देने के बाद वो सारी चीजें हैं। प्रोफेसर करोड़ी साहब के पास में चलूंगा। करोड़ी सिंह जी, भले ही अशरफ साहब कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि 14,000 करोड़ रुपए तो जैरेड कुशनर लगा चुके हैं और पाकिस्तान को क्रिप्टो में अभी तक वो तीसरे नंबर का देश भी बना चुके हैं। देखिए मनोज, जो अशरफ भाई कह रहे हैं वो बात सही है कि डिप्लोमेसी पर्सनल नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होनी चाहिए और मल्टी ट्रैक होती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होती है, पीपल टू पीपल भी होती है, बिजनेस टू बिजनेस भी होती है, तो उस रूप में होनी चाहिए।
लेकिन ये जो एग्रीमेंट टू एमओयू जिसको हम कह सकते हैं, ये वह एक तरफ जो जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो नहीं, उसकी सब्सिडियरी है एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, उसकी तरफ से विटको जूनियर ने साइन किए। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब, उन्होंने किए, और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों विटनेस के रूप में खड़े हुए हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एक तरफ एक कंपनी है, तो ये काउंटर पार्ट वाला मामला नहीं है। तो अगर बिजनेस टू बिजनेस साइन करते हैं, अगर मान लीजिए सुलेमान शरीफ की कोई कंपनी है या कुशनर की कंपनी है या जेराड की कंपनी है, किसी की भी कंपनी है, वो आपस में सिग्नेचर करते हैं तो वो डिप्लोमेसी समझ में आती है। तो एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरी तरफ एक कंपनी, वो एक एमओयू साइन कर रहे हैं, और उसमें इनडायरेक्टली, डायरेक्ट सिग्नेटरी नहीं है। ट्रंप साहब के बेटे और शरीफ साहब के बेटे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार कर रहे हैं वो दोनों कर रहे हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो पाकिस्तान एज ए नेशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा यह है कि देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के में एक्सेस तो बनी है पाकिस्तान की, तो क्या अमेरिका का कोई इंस्टीट्यूशनलाइज ऐसा मैकेनिज्म है जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को प्रगाढ़ करेगा? मुझे लगता है कि पर्सनलाइज्ड है, और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान में मिलिट्री को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। जो मुनीर हैं उनको ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल से डील करना बहुत आसान है। और मुनीर, पहले देखिए, पाकिस्तान की सेना में पहले 3 जनरल्स में कंपटीशन था लंबे समय तक। उसमें बाजवा साहब थे, उसमें जो हुसैनी क्या नाम था वो थे, हमीदी, और बाजवा साहब और मुनीर साहब। तो वो 2 जो जनरल थे वो बिल्कुल पीछे रह गए। अब मुनीर साहब का डोमिनेशन है। अब मुनीर साहब को अमेरिका भी प्रोप अप करना चाहता है, और वो खुद भी चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल रोल प्ले करें। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जमहूरियत पे भी इनडायरेक्टली का असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, और वो दिखाई भी दे रहा है। और इसके साथ साथ तमाम ऐसे हवाला कारोबारी हैं पाकिस्तान में, वो हवाला कारोबारी भी एक्टिव हो गए हैं, और यही कारण है कि जो दुबई से ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन करते हैं वो इस पूरे खेल में भी शामिल हो गए हैं। अशरफ दत्ता साहब, देखें, करोड़ी साहब ने बहुत अच्छी बात की। अभी पहले वो एक बात कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने बात की कि इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो होना चाहिए, पर्सनल भी होना चाहिए और बिजनेस लेवल पे भी होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पर्सनल डिप्लोमेसी में अगर रीजनली मैं देखूं तो मोदी साहब जो है वो बहुत इसमें माने जाते हैं कि वो पर्सनल डिप्लोमेसी पे बहुत चलते हैं। वो डिफरेंट मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स या उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ पिक्चर्स बनाते हैं, जप्पियाँ डालते हैं, ये है पर्सनल लेवल पे उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो उसका फायदा देते होंगे आपके मुल्क को। बट चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स को यूज करना होता है, ट्रिक्स हैं या आप जो भी कह लीजिए, वो उसको यूज करके ही वो आगे बढ़ा जाता है। हाँ, जब भी झप्पियां डालना और क्रिप्टो का बिजनेस करवाना, दोनों में अंतर है ना। 2 चीजें अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मुल्क के अंदर भी 2-3 जो फैमिलीज हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको ऑफिशियली जो रिपोर्ट होता है हमारे यहाँ, वो मोदी साहब जो है उनको ऑब्लाइज करते हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये चीजें जो हैं ये हर मुल्क के अंदर होती हैं, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज हो रही होती है। बहरहाल जो आपने अभी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हवाला वाले जो है वो एक्टिव हैं, तो वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपको पता है कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है मोस्टली जो रेमिटेंस है वो उनका आना, वो तो हर कंट्री में, वो हर कंट्री में रहते हैं, लेकिन आपने एक तरह से उनको लाइसेंस दे दिया ना ये काम करने के लिए। क्यों अग्रवाल साहब, पाकिस्तान तो उनको लाइसेंस दे देगा। देखिए मनोज जी, जो अशरफ साहब कह रहे हैं, कोई भी कंट्री होता है अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, और वो भारत भी करता है, और 2-3 नहीं है। ये आप छोड़ दीजिए आपका मीडिया क्या रिपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिप्टो की बात आ रही है, क्रिप्टो में इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज नजर आ रहे हैं। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये यूएस का जो ऑफिस ऑफ एथिक्स है, गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ एथिक्स है, वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली और उनके ट्रस्ट को $1.4 बिलियन का
2025 में फायदा हुआ थ्रू क्रिप्टो, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अब सवाल ये उठता है कि आप कह रहे ट्रांजैक्शन होगा तो पता चलेगा, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया ना, जब यूएस गवर्नमेंट का ऑफिस कह रहा है कि हुआ है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? अब आप ये पता लगाइए पाकिस्तान में। और मोदी साहब से तुलना करना छोड़ दीजिए, इनका अशरफ साहब का, जो बाकी आपके यहाँ के लोग हैं, क्योंकि वो कभी नहीं कंपेयर कर पाएंगे डिप्लोमेसी में भी और लीडरशिप में भी। और जहां तक इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस की बात है, क्या इसका फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को हुआ या पाकिस्तान के लीडरान को हुआ, ये आप समझिए। नहीं हुआ, पाकिस्तान की जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि भाई मौलाना भी कूद गए, फतवा भी जारी कर दिया कि आप तो एक तरह से सट्टेबाजी कर रहे हो, जुआबाजी कर रहे हो। दिगंबर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय नीतियां हैं वो ज्यादातर अपने बिजनेस के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही, तो वहां की जनता को, वहां के लोगों को दिख नहीं रहा है, वो सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं। मनोज जी, मैं 2-3 शब्द पहले कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूँ, जहाँ पे उनको ड्यू है। वो चूना बेचने में एक्सपर्ट है, वो उसमें कोई डाउट नहीं। चूना लगाने में, चूना लगाने में, वो जो भी चूरन बेचने में एक्सपर्ट है वो लोग। मैं बताता हूँ, एक दो रीजंस बताता हूँ। इन्होंने, आप देख लीजिए, फिलिस्तीन गाजा के नाम पे इतने डोनेशन लेते हैं, इतना कूदते हैं ना, कि आप चले जाओ कहीं पे भी, फिलिस्तीन गाजा का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब इजराइल का गाजा का वार हुआ, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इनके पास इतना सारा था, कुछ नहीं किए, और एक शब्द तक नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर यही बात और ह्यूतियों में और वहां पे यमन की लड़ाई होती है, वहां पे मुस्लिम उससे ज्यादा मारे जाते हैं, लेकिन उसमें कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। वैसे ही अभी ये जो यहाँ पे, अब एक और बात बोलूंगा, अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में मियाँ बीवी जाते डिनर करने में, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने में भी, वहां पे भी बिल सेपरेट होती है, यहाँ पे फ्री लंचेस नहीं होते, अपने आप बिल पे करते। वैसे ही हर किसी में बिल्स अपने आप पे करते। तो इनके इतने सारे लोन्स, इतने सारे कारोबार फ्री में नहीं मिलता, उसका तो बिल कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है। और मजबूत ये है कि पाकिस्तान को मजबूरी ये है कि उनके पास कोई सोवरेंटी नाम की चीज नहीं है। उनको जो पेमेंट्स होते हैं वो पब्लिकली पे नहीं कर सकते, इनफॉर्मली हवाले के थ्रू जिस तरीके के पे कर सकते हैं उस तरीके पे यहाँ पे फ्री लंचेस नहीं होते। अब थर्ड, और जब मैं आऊंगा यहाँ पे तीसरी सवाल पे, अब जो कहा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी जो ट्रांसैक्शंस होते हैं, इसका एक बड़ा रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के फाइटिंग किया है यहाँ पे, जो कम बैक करने में, वो पर्सनल। आप चाहे देख लो, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं किए उनको, यहाँ पे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको डिप्लेटफॉर्म किया गया जब वो पहली बार प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने पैसा लगाया, खुली बात है, उन्हें खुद का पैसा लगाया, तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, इवन रिपब्लिकन पार्टी। तो उनका ऐसा सिचुएशन बन गया अभी नाउ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, समय कम है। शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा कि इसकी क्या स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए। बात ट्रंप की ही कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और खुफिया सर्विलांस की दुनिया में कब कौन सा मोड़ आ जाए कहा नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की दौरा अचानक एक ऐसी नाटकीय कहानी में बदल गया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA और पेंटागन की नींद उड़ा दी। नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अंकारा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति पर ईरानी हमले का एक बेहद पुख्ता और डरावना इनपुट मिला था। खतरा इतना बड़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 को सिर्फ एक छलावा यानी कि डिकॉय बनाना पड़ा। कैमरों की रोशनी और पत्रकारों की मौजूदगी के बीच जब डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने एयरफोर्स 1 में कदम रखा तो दुनिया को लगा कि राष्ट्रपति ब्रिटेन के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन विमान का दरवाज़ा बंद होते ही जो हुआ उसकी पटकथा किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से भी ज़्यादा खतरनाक थी। अंकारा के रनवे पर एक कैटरिंग ट्रक यानी कि खाना खाने की सप्लाई करने वाली गाड़ी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को गोपनीय तरीके से बाहर निकाला गया। एक दूसरे छोटे सैन्य विमान C-32A में शिफ्ट कर दिया गया।
ये कदम किसी हमले को नाकाम करने के लिए उठाया गया था, क्योंकि अमेरिका की एजेंसियों को ये सूचना मिल गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई बड़ा हमला होने जा रहा है। राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दुश्मनों के रडार पर स्नाइपर्स को कैसे चकमा दिया जाए। ईरान की तरफ से मिले इनपुट इतने सटीक थे कि अमेरिकी कमांडर्स को लगा कि राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान को हवा में निशाना बनाया जा सकता है या फिर रनवे पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में अंकारा एयरपोर्ट पर एक अभूतपूर्व ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसने सुरक्षा विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। कैमरों के सामने राष्ट्रपति ट्रंप को मुस्कुराते हुए विमान में तो चढ़ते हुए दिखाया गया, ताकि ईरान के जासूसों को लगे कि निशाना वही है, लेकिन प्लेन के अंदर पहुंचते ही उन्हें हवाई जहाज में खाना और रसद आपूर्ति वाले एक बंद कैटरिंग ट्रक में बिठा दिया गया और उस ट्रक के पिछले हिस्से से राष्ट्रपति को रनवे पर ही खड़े दूसरे छोटे सैन्य विमान C-32A तक ले जाया गया। जब तक मीडिया और दुनिया समझ पाती कि राष्ट्रपति का सीक्रेट विमान ब्रिटिश एयरवेज की तरफ उड़ान भर चुका था और असली एयरफोर्स वन बिना राष्ट्रपति के हवा में था, लेकिन राष्ट्रपति उसमें नहीं थे, ये एक चालाकी थी अमेरिका की एजेंसियों की, CIA की। तुर्की आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने कतर द्वारा दिए गए और विशेष रूप से तैयार किए गए नए रेड, व्हाइट एंड ब्लू बोइंग 747-8 विमान का इस्तेमाल किया था। लेकिन अंकारा से रवाना होते समय अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा कर दी कि वे पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए पुराने बेबी ब्लू एयरफोर्स वन से यात्रा करेंगे। दुनिया को बताया गया कि नया विमान सैनिकों के दीदार के लिए ब्रिटेन से पहले ही उतर चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक थी। दरअसल में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली थी कि तुर्की ईरान सीमा के बेहद करीब होने के कारण राष्ट्रपति के नए या पुराने किसी भी बड़े प्लेन पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया जा सकता है और इसी डर से राष्ट्रपति को उस बड़े प्लेन में चढ़ाने के बाद चोरी छुपे छोटे से विमान C-32A में शिफ्ट कर दिया गया। ट्रंप ने पत्रकारों से बाद में मजाक में कहा था कि आप लोग एक खतरनाक उड़ान पर थे, लेकिन अगर मैं जाता तो आप भी जाते। ये बयान उस समय की भयावहता को दर्शाने के लिए काफ़ी था जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के अंकारा में जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, उसने अमेरिकी इतिहास के उस पन्ने को पलट दिया जो आज से 26 साल पहले पाकिस्तान में लिखा गया था। मार्च 2000 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दक्षिण एशिया के दौरे पर थे, तब अलकायदा और उसामा बिन लादेन के चरमपंथियों द्वारा उनके प्लेन को निशाना बनाने की बेहद गंभीर इनपुट मिले थे। उस समय भी क्लिंटन को एक बिना निशान वाले गुप्त विमान से इस्लामाबाद ले जाया गया। वर्ष 2026 में अंकारा में ट्रंप के साथ भी वही हुआ। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर विदेशी धरती पर सीधे मिसाइल या स्नाइपर हमले का खतरा मंडराता है, तब तब व्हाइट हाउस को इस तरह के डिकॉय ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। ट्रंप को एक फूड ट्रक के जरिए दूसरे मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट करना इस बात का सबूत था कि ईरान से मिलने वाली धमकियां केवल मौखिक नहीं हैं, बल्कि उनसे राष्ट्रपति की जान को वास्तविक और तत्काल खतरा पैदा हो गया। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ईरान से इस तरह का एक बयान भी आया था कि अब हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि दुनिया की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। वर्ष 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के कुर्द फोर्स के सबसे शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। उस वक्त ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खुलेआम ये कसम खाई थी कि जब तक वो इस मौत का बदला नहीं लेते,
तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद फिर सर्वोच्च लीडर अली खamenei की मौत से ईरान का खून खौल उठा। अब वो बदले की आग में धधक रहा है। तुर्की में मिला इनपुट इसी प्रतिशोध की एक कड़ी माना जा रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसियां ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अंकारा में मिला स्पेसिफिक इनपुट बताता है कि ईरानी चरमपंथी या तो उनका कोई स्लीपर सेल ट्रंप के प्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग के समय निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर चुका था, जिसे सीक्रेट सर्विस ने एन वक्त पर विफल कर दिया और उसके बाद अमेरिका को ये तरीका अपनाना पड़ा। अंकारा में ट्रंप को बचाने के लिए जो पूरा जाल बुना गया, उसके तार इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तुर्की सीमा के पास ईरानी गतिविधियों की ट्रैकिंग के दौरान मोसाद को एक बेहद गोपनीय बातचीत हाथ लगी थी। इस इंटरसेप्ट में ट्रंप के एयरफोर्स वन के उड़ान भरने का समय और उसके संभावित रूट पर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल या ड्रोन से हमले की योजना का जिक्र सुना गया था। जैसे ही यह इनपुट वॉशिंगटन और पेंटागन को भेजा गया, अमेरिका के रक्षा सचिव और सीक्रेट सर्विस के आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। नाटो सम्मेलन समाप्त हो चुका था और राष्ट्रपति को तुरंत वहां से निकलना था। समय इतना कम था कि किसी नए सुरक्षा घेरे को तैयार नहीं किया जा सकता था और यही वजह थी कि मोसाद के इस रेड अलर्ट के बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत प्लेन बदलने और ट्रंप को कैटरिंग कंटेनर, जो कि मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उस कैटरिंग कंटेनर के जरिए दूसरे विमान के जाने का साहस और अनोखा फैसला किया। अंकारा से ब्रिटेन जा रहे डिकॉय एयरफोर्स वन में मौजूद अमेरिकी पत्रकार और व्हाइट हाउस के स्टाफ को इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन पत्रकारों को निर्देश दिया गया था कि वे उड़ान भरने से पहले और उड़ान के दौरान विमान की खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह से बंद रखें। पत्रकारों को लगा कि यह किसी सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि जिस प्लेन में वे बैठे हैं उसमें खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं ही नहीं। जब यह विमान सुरक्षित ब्रिटेन के RAF मिडलहॉल एयरपोर्ट उतरा तो ट्रंप दूसरे छोटे सैन्य विमान से वहां पर पहुंचे। तब जाकर इस पूरे छलावे का पर्दाफाश हुआ। ट्रंप ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में माना कि सुरक्षा कारणों के कारण ऐसा करना बेहद ज़रूरी था। ये घटना दिखाती है कि कैसे प्रेस और VIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके दुश्मनों की आंख में धूल झोंकी गई ताकि राष्ट्रपति की जान बच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ईरान के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और क्या खamenei की मौत का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेने के लिए ईरान बेताब है? इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।